नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस घड़ी का सभी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अधीनस्थ बोर्ड द्वारा शुरू कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि बोर्ड ने बहुत तीव्र गति से काम करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया है और जिला स्तर पर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जिससे अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर आचार संहिता से पहले लगभग 1 से 2 महीने में जुलाई अंत या अगस्त तक ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा 21 जून से लेकर 30 जून तक, जो कि 21 तारीख से स्टार्ट भी हो चुके हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के 2 दिन से कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर जो अटेस्टेशन फॉर्म इस बार पहली बार स्टार्ट किया गया है वो किस तरीके से फिलअप करना है और ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। तो जिस तरीके की आपकी क्यूरी आई उसके आधार पर मैं आपको पहले अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करना बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी हर एक समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तक सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। साथ में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स भी हमारे चैनल पे शुरू किया गया है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये अटेस्टेशन फॉर्म, पहला क्वेश्चन तो अभ्यर्थियों का ये है कि किस लिए फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। तो देखिए, इसमें साफ साफ मेंशन है कि दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, यानी अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग के टाइम पर जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, उसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा ये फॉर्म यूज़ किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अभ्यर्थियों को अपनी कलर्ड पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट फ़ोटो लगानी पड़ेगी विद सिग्नेचर। विद सिग्नेचर का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आपने अपनी फ़ोटो लगा दी तो सिग्नेचर आपको इस तरीके से करने हैं कि जो आपका आधा सिग्नेचर है वो फ़ोटो से नीचे रहे और आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर आ जाए। इस तरीके से आपको अपना सिग्नेचर इसके ऊपर करना होगा कि आप अपना आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर आएगा और आधा सिग्नेचर फ़ोटो से नीचे रहेगा। सही तरीके से जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसके बाद देखिए, इसमें क्या है, नेम इन फुल विथ अपने पास यहाँ पे अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम के अंदर क्या है, देखो नेम, जो पहला कॉलम है नेम का, उसके अंदर अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा कॉलम है सरनेम का, अपना सरनेम लिखोगे। जैसे मैं अपने नाम में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रविंद्र लिखूँगा, सरनेम में मैं क्या लिखूँगा, सिंह लिखूँगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपना जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट नंबर क्या आया है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नंबर 2 कॉलम में अपना प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे फ़िलहाल आप रह रहे हो, जो भी आपका गांव है, विलेज पोस्ट ऑफिस, वार्ड नंबर जो भी आपका है, वार्ड नंबर, विलेज पोस्ट ऑफिस। उसके बाद आप उसके अंतर्गत अपना विलेज कौन सा है वो लिखोगे। उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वो लिखोगे और अपना पिन कोड यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके बाद पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस वेयर यू रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। इस बात का क्या मीनिंग है समझिए ध्यान से। इसमें आपसे उस बात की डिटेल मांगी गई है कि लास्ट 5 सालों में आप उस प्लेस की डिटेल दीजिए, रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल दीजिए जहाँ पर आप निवास करते थे। यानी मान लो पिछले 5 साल में आप ये मानो कि 2 जनवरी 2021 से मान लो आप 3 जनवरी 2022 तक मान लो आपने जयपुर स्टे किया है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 कॉलम है, अपनी अलग अलग डिटेल जहाँ पे आप निवास करते थे पिछले 5 सालों में वो आपको फिलअप करनी है। अगर आप अपने मूल एड्रेस पर ही हो तो उसके अंदर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नील लिख सकते हो। इसके बाद देखिए फादर की डिटेल लिखनी है। इसके अंदर आपको पहले फुल नेम लिखना पड़ेगा फादर का। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो एड्रेस है, जो आपका एड्रेस होगा वही शायद लगभग सभी कैंडिडेट्स का फादर का एड्रेस रहेगा, वो आपको फिलअप करना है। परमानेंट होम एड्रेस में लगभग सभी का जो ऊपर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है वही परमानेंट होम एड्रेस में आ जाएगा। प्रोफेशन में क्या लिखोगे, जो भी आपके पिताजी प्रोफेशन में वो प्रोफेशन आप लिख दोगे। अगर बाय द वे मान लो किसी के पिताजी किसान है तो आप प्रोफेशन में यहाँ पे लिख दोगे फार्मर। क्या फिलअप करना है आपको, यहाँ पे फार्मर लिखना है। और अगर कोई सर्विस में है तो वो आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस के साथ लिखना होगा। इसके बाद नेशनलिटी की बात की जाए तो फादर है वो इंडियन होगी, मदर भी इंडियन, हस्बैंड अगर आपके हैं तो इंडियन,
और वाइफ है तो वो भी क्या है, इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपको अपने हस्बैंड का या वाइफ का, जैसे आप फीमेल हो और आपके हस्बैंड है तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ अपने हस्बैंड का लिखना पड़ेगा, और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो अपनी वाइफ का लिखना पड़ेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिखोगे, अपनी डेट, मंथ, ईयर इसके अंदर फिलअप कर लोगे। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नोम फॉर्म, एडवर्टाइज नोम का मतलब क्या है कि 1/1/2024 की आपकी एज कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन का मतलब क्या है, जब आपने 10th पास की थी, जिस दिन 10th का रिजल्ट आया था वो आप कैलकुलेट कर लेना। 10th का रिजल्ट की डेट मार्कशीट पे आपको मेंशन मिलेगी, उस दिन आपकी एज क्या थी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इट इज़ सिचुएटेड, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, क्योंकि वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में मैच करके लिखना है। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन है आपका वही लिखो। अगर कैंडिडेट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना जो होम टाउन है उसका एड्रेस फिलअप कर सकते हो। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ विच यू बिलोंग, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट जो भी आपका है राजस्थान, हरियाणा, वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपका रिलीजन लिखना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है वो आप अपना यहाँ पे रिलीजन लिखोगे। इसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट SC और ST में बिलोंग करते हो तो आपको येस और नो में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे आपको 10 नंबर कॉलम के अंदर उन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अपनी डिटेल फिलअप करनी है जो आपने अपनी 15 साल की एज होने के बाद कंप्लीट की है। मान लो 10th आपने 15 साल से पहले कर ली और 12th मान लो आपने उसके बाद की है, तो कौन सा एग्जामिनेशन आपने किया है, तो यहाँ पे मान लो 12th क्लास है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 12th लिख दोगे। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग यानी स्कूल में एडमिशन आपने कब लिया था, डेट ऑफ लिविंग यानी स्कूल से आपने TC सर्टिफिकेट कब प्राप्त किया, ये आप डेट ऑफ एंट्रिंग आप TC पे चेक कर सकते हो। आप अपनी स्कूल में जाके पता करोगे तो डेट ऑफ एंट्री आपको मिल जाएगा, डेट ऑफ लिविंग आपको मिल जाएगा। एड्रेस जो भी स्कूल का नाम है, XYZ पब्लिक स्कूल जो भी उसका एड्रेस है, जैसे भादरा या फिर हनुमानगढ़ या नोहर, जो भी आपको फिलअप करना आप करोगे। इसके बाद आप जहाँ ये स्कूल एग्जिस्ट करता है उसका विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन। नंबर 2 पे आपको एड्रेस फिलअप करना है आपकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन जो आपने पास अप की है। मान लो आपने 12th के बाद मान लो आपने कौन सी की है, BSc की है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, BSc। यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिखोगे, कौन सी विलेज में था, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या था, पिन क्या था वो आप लिखोगे। वहाँ डेट ऑफ एंट्रिंग एडमिशन की डेट ऑफ लिविंग वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद मान लो आप नंबर 3 पे आप क्या करते हो, B.Ed करते हो, तो B.Ed में के अंदर भी डेट ऑफ एंट्रिंग डेट ऑफ लिविंग आपको फिलअप करनी पड़ेगी। एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट वो सेम तरीके से आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन की है तो MSc वगैरह वो आप फिलअप कर सकते हो, B.Ed मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, अगर आप किसी सर्विस में हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसकी डिटेल आपको देनी है। अगर आप किसी सर्विस में नहीं हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट और एनी ऑफिसर। इफ़ द आंसर इज येस द फुल पर्टिकुलर ऑफ द कन्विक्शन एंड स्टेट्स शुड बी गिवन। अगर मान लो कोर्ट के अंदर आपको कभी भी किसी तरीके का आपके ऊपर केस कार्रवाई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ लिखनी है। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू वूम यू आर नोन। आपको यहाँ पे अपनी आसपास के 2 लोगों का रेफरेंस देना होगा अपनी लोकेलिटी का, उनका नाम आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो अपने पास डेट है, प्लेस जो आप फिलअप करोगे वो आप फिलअप करके दे सकते हो। और इसके बाद सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर और ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबल और अदर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करवाना है किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, जो आप इजीली करवा सकते हो विथ रबर स्टैम्प। देखिए यहाँ पे स्टैम्प की वैल्यू है तो रबर स्टैम्प के साथ आपको इसको फिलअप करवाना है। तो ये मैंने फुल डिटेल में आपको बता दिया कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। मैं दोबारा एक बात को रिपीट कर देता हूँ, 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 30 तारीख तक आपके अंतिम दिनांक है। किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट है तो आप जल्दबाजी में कोई गलती मत कर लेना। आपकी डाउट है तो उसको क्लियर करके फिर ही आपको फॉर्म भरना है। ये नहीं है कि 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए तो 21, 22, 23 तारीख तक निपटा देते हैं। आराम से जितनी भी आपकी क्यूरीज है पहले उसको लिखिए, पूछिए, जो भी एक्सपर्ट जिन पे आपको विश्वास आप उनसे पूछिए, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। जल्दबाजी किसी तरीके की नहीं करनी है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी ज़िंदगी भर के लिए आपको
प्रतिशत आप दे सकती है। इसके बाद ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरोगे, स्क्रूटनी फॉर्म की बात करें तो स्क्रूटनी फॉर्म में एजुकेशन डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। देखिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एक ये बेसिक डिटेल है, वो आप जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो उसके अंदर आती है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी पड़ेगी आपको। एक्सपीरियंस इफ़ आपके पास है तो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद चेकलिस्ट दोबारा चेक करने के लिए, उसके बाद क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से देखिए शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले अपने पास मैट्रिक है, हाई स्कूल है, जिस भी बोर्ड से आपने किया। अगर राजस्थान बोर्ड से किया तो आप लिखोगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। सब्जेक्ट 10th में आप लिखोगे ऑल सब्जेक्ट, या ऑल के साथ आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट। वर्ष जिस भी ईयर में आपने पास किया है, अपना रोल नंबर आप लिखोगे और उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद रिजल्ट टाइप में आप परसेंटेज कर लेना, कुल अंक लिख दो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, अपने प्राप्तांक लिख दोगे, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। सिमिलर वे में हायर सेकेंडरी का लिखोगे। अगर राजस्थान बोर्ड से आप तो आप क्या लिखोगे, BSER। अगर हरियाणा बोर्ड से आप करते हो तो BSEH, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। सब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे। अगर आप साइंस से हो तो यहाँ पे जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको लिखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐच्छिक विषय। देखिए यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखनी है, हिंदी इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप बायोलॉजी से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप आर्ट्स से हो तो भी आपकी सब्जेक्ट जो भी है, मान लो जियोग्राफी है तो जियोग्राफी, लिटरेचर या फिर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो वो लिखोगे, हिस्ट्री है तो वो लिखोगे। जो भी आपकी सब्जेक्ट है, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। आगे वही सेम रोल नंबर, परसेंटेज टाइप वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद स्नातक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है उसकी डिटेल आप करोगे। ऐच्छिक विषय BSc की है तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जो भी आपको फिलअप करनी है। उसके बाद MA MSc का भरना है। B.Ed के अंदर जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिया था, थोड़ा यहाँ पे देखना सब्जेक्ट में, जैसे B.Ed में आप पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथ्स नॉर्मली लेते हैं साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे हो सकता है पेडागोजी ऑफ SST और पेडागोजी ऑफ अपने पास इंग्लिश या हिंदी, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने लिए वो फिलअप करनी है अपने को। उसके बाद नेट सेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डिटेल आप फिलअप कर सकते हो, इसकी वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आप आगे देखिए, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यहाँ पे जो भी आपकी प्रमाण पत्र वगैरह वो आप फिलअप कर सकते हो। इंटर्नशिप में कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिलअप करने की। इसके बाद आपको कभी आयोग ने दंडित किया है तो अगर किया है तो उसको लिखना है, बाकी लगभग अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। उसके बाद मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन आपको फिलअप की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन कॉमर्स की डिटेल है इसमें। आगे पूरा फॉर्म है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे पास मैसेज कर सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा ये देखिए जारी क्रमांक व दिनांक क्या है। सबसे पहले 10th की बात चल रही है तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके ऊपर आप सर्टिफिकेट नंबर देखोगे ना, वो मिल जाएगा आपको, वो आपको लिखना है और यहाँ उसकी डेट लिखनी है, किस डेट को वो जारी किया गया, रिजल्ट की डेट आ जाएगी। और उसके बाद संलग्न संख्या जो भी आप उसके अंदर फिलअप करोगे 1 2 3 वो आपको फिलअप करनी है। उपाधि +2 के लिए BA BCom BSc वाली, उसके बाद MA MCom MSc वाली, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र का जारी क्रमांक जो मेमो नंबर लिखते हैं ना कॉलेज वाले, उस मेमो नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। NOC अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो तो उसके NOC का नंबर आपको देना पड़ेगा। मूल निवास है तो मूल निवास के ऊपर भी आपको मूल निवास का जारी करने का क्रमांक आपको मिलेगा। अटेस्टेशन फॉर्म का क्रमांक आप यहाँ पे फिलअप करोगे। अन्य कोई भी प्रमाण पत्र आप अपलोड कर रहे हो तो उसका क्रमांक यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद सभी को आपको आगे यहाँ पे PDF फाइल के रूप में अपलोड करना है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर के सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हो। अब भी आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो मैं दोबारा बात को रिपीट कर देता हूँ, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए नौकरी का सवाल है, अगर आपको मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप जिस भी एक्सपर्ट पे विश्वास करते हो उनको मैसेज कीजिए, पहले अपनी समस्या का समाधान कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। अपने पास टाइम पड़ा है अभी तक। और जिन भी अभ्यर्थियों का 2 गुना में चयन हुआ है उन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपको अंतिम 1 गुना की सूची में भी शामिल करवाए, जिससे बेरोजगारी का टैग आपसे हट जाए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और हमारे दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारी दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगती है तो आप अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सुझावों पर ध्यान देते हुए नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारा साथ यूं ही बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।